डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 10th क्लास साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेसेस का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में मेनली हम जो सर्कुलेशन है वो केवल एनिमल्स में ही डिस्कस करेंगे, जबकि जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और जो एक्सक्रीशन है वो लास्ट पार्ट में रहेंगे, जो कि 5th पार्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। Circulation of blood in animals. Feces, टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। जो फीसिज होती हैं उनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, उनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। हार्ट के 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, जिसके अंदर जो ब्लड है इज पंप्ड टू द गिल्स। और फीसिज के अंदर जो गिल्स है उनके अंदर ब्लड को पंप करता है ये हार्ट, और उसके बाद ऑक्सीजन ली जाती है ब्लड के द्वारा गिल्स से, और उसके बाद डायरेक्ट जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वहां पे उसको भेज दिया जाता है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ द सर्कुलेशन। इसमें जो ब्लड है वो एक बार ही हार्ट के अंदर एंटर करता है कंप्लीट सर्कुलेशन के एक साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर जो 3 चैम्बर हार्ट है वो पाया जाता है, और इनका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। इनका जो शरीर का तापमान होता है वो बाहर के तापमान पे निर्भर करता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर यदि कम है तो इनके बॉडी टेम्परेचर को भी कम कर लिया जाता है, और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो उस हिसाब से बॉडी टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं इनको, जो कि अपने शरीर के टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। और इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसके अंदर 2 एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, एंड पोसेसिस ए डबल सर्कुलेशन। और इनके अंदर एक जो प्रोसेस है वो डबल सर्कुलेशन पाई जाती है। वैसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन तो नहीं होता, उसको पार्शियल डबल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इनके अंदर जो ब्लड शरीर के ऑर्गन में जो अलग अलग टिश्यूज में पहुंचता है वो कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, उसके अंदर कुछ मात्रा CO2 की भी रह जाती है, मिक्स होके जाता है। दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि उनको इतना ज्यादा बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसलिए मिक्स फॉर्म में जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर भेजा जाता है। मोस्टली रेप्टाइल्स हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। ज्यादातर रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि जो क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल्स है, सरीसृप हैं ये, जो कि रेंग के चलते हैं, तो क्रोकोडाइल में ही केवल 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जैसा कि बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। बर्ड्स और मैमल्स में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बिल्कुल सेपरेट करके बॉडी ऑर्गन्स में भेजा जाता है। दिस अलोज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी। इससे क्या होता है कि कंप्लीट जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो फुलफिल कर दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की नीड्स होती हैं ऐसे जीवों की, बर्ड्स और मैमल्स की, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं। एक दूसरी बात, इनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो 37 डिग्री सेल्सियस जैसे ह्यूमन में होता है, तो उस टेम्परेचर से कम या ज़्यादा ये नहीं कर सकते। इसलिए शरीर को एक स्पेशल एनर्जी है वो इसके लिए भी लगती है, इसलिए इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। ऑल एनिमल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट हैव डबल सर्कुलेशन, और इनके अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इसका मतलब है कि जो ब्लड है एक कंप्लीट सर्कुलेशन के टाइम पे वो 2 बार ही एंटर करता है हार्ट के अंदर, जो हम आगे भी पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में, थोड़ा सा भी वहां भी पता लगेगा। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों पाया जाता है, तो उसका आंसर यही है कि इनकी जो एनर्जी डिमांड है वो ज़्यादा होती है। दूसरी बात, इनके पास बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी ऑक्सीजन से ही आई, और प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई ही इनके अंदर सेपरेट सेपरेट की जाती है। तो ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है वो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में बांटा गया है। पहला है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है, ये 3 मेन भाग आ जाते हैं। इनके बारे में हम अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे। और एक लिम्फेटिक सिस्टम आता है।
जिसके अंदर लिम्फ, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, लिम्फ जिन वेसल से जाता है उनको लिम्फ वेसल, और कुछ जगह पे नोड्स प्रेजेंट होती है, गांठें प्रेजेंट होती है शरीर में, जहाँ पे काफी जो लिम्फ वेसल्स आके मिलती हैं उनको लिम्फ नोड्स बोला जाता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जो ब्लड है, सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, ये रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है, वैसे टिश्यू सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं लेकिन ये तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, और रेड कलर का होता है, और ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, मूव करता रहता है। रेड इज ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमने पिछले पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, तो उसकी वजह से ये रेड होता है। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। काम क्या होता है ब्लड का, जो भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब किए गए थे, और ऑक्सीजन है जो कि लंग्स से लेके आ रहा है ब्लड, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का है। जबकि वहां पे जो वेस्ट मटेरियल वगैरह क्रिएट होते हैं और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उसको भी ब्लड ही वहां से थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर निकालता है। ब्लड है किस चीज से मिलके बनता है, कंपोजिशन क्या है, ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा होता है और साथ में ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा देखेंगे। स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड ऑफ द ब्लड। स्ट्रा का मतलब जो चारा होता है, फुस्सा होता है, जिसका जो येलोइश कलर के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जो ये कलर आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, तो इस कलर का ही ये फ्लूइड होता है। और ये 55% है जो ब्लड वॉल्यूम, ज्यादातर जो ब्लड है उसका 55% भाग है वो प्लाज्मा बनाता है। मेड अप ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, मेनली तो वाटर ही होता है 92% के आसपास। इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है वो प्रोटीन, साल्ट, ग्लूकोज, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, वो इसको फुलफिल करते हैं। ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। जितनी भी जो ब्लड सेल्स होती हैं अलग अलग, जो हम देखेंगे अगली स्लाइड में, वो प्लाज्मा के अंदर ही तैरती रहती हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द डिजोल्व्ड फॉर्म। और क्या करता है ये, ज्यादातर जो डिजोल्व्ड फॉर्म होती हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर घुल जाती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे यूरिया है, उसको घुली हुई अवस्था में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो ब्लड सेल्स हैं या कॉर्पोस्कल्स हैं, उनके अंदर वो कितना भाग घेरती हैं, लगभग 45% है ब्लड का वो बनाती हैं। और इसके अंदर जो रेड ब्लड कॉर्पोस्कल्स या आरबीसी है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन के द्वारा। जो व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्कल्स हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं, ये फॉरेन मेट पार्टिकल्स, जो भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में एंटर करते हैं या एंटीजेंस एंटर करते हैं, जर्म्स हैं, उनको किल करने का काम करती है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता में रोल प्ले करती है। जो प्लेटलेट्स होती हैं, हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। ये क्या करती हैं, जैसे कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, उस केस में वहां पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड का क्लोटिंग करती है, ब्लड का थक्का जमाती है। ब्लड के फंक्शन क्या क्या रहते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन रखने का काम ब्लड का होता है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स हैं, इनका मतलब मेनली न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब किए थे उनको बॉडी पार्ट्स में हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। हेल्प टू रिमूव वेस्ट, और साथ में जो सेल में वेस्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड वगैरह, उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस, जैसे कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर के अंदर, जो भी फॉरेन मटेरियल यदि एंटर कर जाता है कोई, तो उसको एंटीबॉडीज के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, और वो एंटीबॉडीज भी ब्लड में ही रहती हैं। कोएगुलेशन, मतलब ये ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। रिस्पॉन्स टू ब्रोकन ब्लड वेसल, यदि कोई ब्लड वेसल टूट जाती है तो उस टाइम पे जो ब्लड है वो लिक्विड से सेमी सॉलिड जेल के अंदर, मतलब वो तरल से थोड़ा सा ठोस अवस्था उसकी कन्वर्ट हो जाती है, ताकि ब्लीडिंग है उसको रोका जा सके। मैसेंजर फंक्शन, साथ में ये संदेश वाहक का काम भी करता है। कुछ जो हार्मोन्स हैं, सिग्नलिंग वगैरह जो की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह संदेश को लेके जाने का काम करता है। साथ में जो टिश्यू डैमेज यदि कहीं पे हो जाता है तो उसका भी सिग्नल उनकी जो पार्टिकुलर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके पास लेके जाता है। इट रेगुलेट्स द पीएच ऑफ बॉडी, ये साथ में एसिड बेसिक कंडीशन है उसको बनाए रखता है। जैसे पीएच है ब्लड का, वो लगभग 7.4 बना के रखा जाता है, और ये 7.35 से 7.45 के बीच में ही मेंटेन करके रखना ही ब्लड का काम होता है। ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो तब भी डिजीज हो जाती हैं, बेसिक कंडीशन में भी काफ़ी डिजीज शरीर में हो सकती हैं।
और साथ में जो बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो बनाए रखने का काम भी ब्लड का ही होता है। तो एक्टिविटी देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हमको एक हेल्थ सेंटर के अंदर विजिट करना है। अपने जो स्थानीय है वहाँ पे, स्थानीय जगह के पास कोई हेल्थ सेंटर है और वहाँ पे हमने पता लगाना है कि हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है इंसानों के अंदर। इज इट द सेम फॉर द चिल्ड्रन और अडल्ट एंड अडल्ट, क्या ये बच्चों में और अडल्ट में एक जैसा पाया जाता है। इज देयर एनी डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन, क्या हीमोग्लोबिन के अंदर डिफरेंस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जरूर डिफरेंस मिलता है। हीमोग्लोबिन अलग अलग पाया जाता है, बच्चों में कम होता है, उससे ज़्यादा फीमेल्स में होता है, और सबसे ज़्यादा तो मेल्स में पाया जाता है, क्योंकि बॉडी साइज का भी डिपेंड करता है, ब्लड वॉल्यूम का भी डिपेंड करता है। शरीर के हिसाब से ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, मस्कुलेचर मसल्स पे भी डिपेंड करता है, एक्टिविटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जाहिर सी बात है, मैन है वो ज़्यादा मैकेनिकल वर्क्स करते हैं और उनकी मस्कुलेचर वगैरह, बॉडी डिजाइन वगैरह भी थोड़ी सी ज़्यादा, उनके अंदर ब्लड भी ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी मैन में लगभग 14 टू 16 ग्राम ग्राम के अंदर मापा जाता है, इसको पाया जाता है, जबकि फीमेल में 12 से लेके 14 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। और बच्चों में तो इसकी अमाउंट और भी कम होती है, 8 टू 10, 10 टू 12 के आसपास प्रेजेंट होता है। विजिट ए वेटनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी। अब लोकेलिटी के अंदर जो हमारा जो पशु चिकित्सालय है, जहाँ पे पशुओं के इलाज किए जाते हैं, वहाँ पे जाना है और उसमें क्या करना है, नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन की चेक करनी है। जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे वैलो काऊ, उनके अंदर कितना होता है, और उनके अंदर भी ऐसे ही जो काउस, उनके बछड़े वगैरह होते हैं, मेल्स एंड फीमेल एनिमल में कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। अब हमने इनको बीच में कंपैरिजन करनी है, और हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन, और ये डिफरेंस है वो कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो जैसे बताया है, बॉडी साइज के ऊपर भी है, मस्कुलेचर के ऊपर भी है, और मैकेनिकल वर्क के ऊपर भी है। जो जितनी ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह करते हैं, तो उस हिसाब से हीमोग्लोबिन का काउंट भी ज़्यादा मिलेगा। कुछ बीमारियों की वजह से भी हीमोग्लोबिन का काउंट है वो कम हो जाता है। तो हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। जितना भी जो ब्लड है उसको फ्लो फ्लो के अंदर बनाए रखने का काम है वो इस पंप का होता है। पंपिंग एक्शन से ही जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो पूरे शरीर में चलता रहता है हर टाइम। और इसका साइज है जो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी। सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है थोरेसिक रीजन में, और थोड़ा बाएं रीजन में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ए सीथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट मस्कुलर हार्ट, एक परत होती है हार्ट के ऊपर जो कि इसको बचाए रखने का काम करती है, जिसको पेरिकार्डियम, कार्डियम वर्ड हार्ट से रिलेटेड ही होता है। पेरिकार्डियम जो हार्ट को घेरने का काम करती है, कवर करने का काम करती है। और इस पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियक फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या काम करता है, फ्रिक्शन होता है। जो जब भी हार्ट बीट वगैरह करता है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, धड़कता है, तो उस टाइम पे उसको फ्रिक्शन को कम करने का काम भी करता है। साथ में जो मैकेनिकल जर्क्स वगैरह होते हैं तो उनसे भी बचाने का काम करता है। तो ये हार्ट का डायग्राम है, और इसमें हम मेनली जो समझ सकते हैं, ये राइट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं, इसलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट बोला जाता है। और जो राइट साइड का पोर्शन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो सुपीरियर वेना कावा है, जो ऊपर वाले भाग से जो ब्लड लेके आती है, क्योंकि हार्ट लगभग बीच में प्रेजेंट होता है, जो चेस्ट रीजन से ऊपर वाले जो हेड रीजन है या अपर लिम्स हैं, उनसे जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेके आती है, और वो राइट एट्रियम में आके इकट्ठा होता है। राइट एट्रियम जैसे ही फैलती है तो ये जो वाल्व होते हैं, गेट होते हैं, जो कि किस किस के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। राइट वेंट्रिकल्स के अंदर फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एकदम सिकुड़ती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इन एरो के निशान के वजह से हम समझ सकते हैं, वो पुल्मोनरी अर्टरीज के जरिए, एक ये अर्टरीज है और एक इसी कलर की अर्टरीज यहाँ पे है, तो इन अर्टरीज के जरिए लंग्स के अंदर
भेजा जाता है, जहाँ पे वो ऑक्सीजन लेता है ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पल्मोनरी वेन्स के जरिए, जैसे ये पल्मोनरी वेन्स इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, क्योंकि दो पेयर में क्यों बांटी गई, क्योंकि लंग्स दो हैं, तो एक राइट की तरफ जाते हैं एक लेफ्ट की तरफ, तो उस बेस पे इसी प्रकार से जो पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और ओपन होती हैं लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकप्सिड वाल्व के द्वारा खुलता है। वाल्व क्या होते हैं, ये गेट का काम करते हैं जो कि बैक फ्लो से बचाते हैं। मान लो एक बारी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो उसको पीछे की तरफ जाने से रोका जाता है। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो अरोटा के जरिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी के वहाँ पे भेज दिया जाता है। और फिर वापस बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वेना कावा वगैरह सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा वापस इसमें लेके आती हैं। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो फ्लो करता है हार्ट के अंदर। तो हार्ट की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि यह किस किस चीज से मिलके बनता है। एट्रिया जो अपर चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया बोलते हैं, सिंगुलरली उनको एट्रियम बोलते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम ये दो एट्रियम होते हैं और ये दोनों इंटर ओरिकुलर, इंटर का मतलब बिटवीन टू, ओरिकल का मतलब जो ओरिकल्स होती हैं उनके बीच में एक सेप्टम, एक वाल, एक दीवार बनी होती है जो इनको दोनों को अलग अलग करती है। वॉल्स ऑफ द एट्रिया आर थिन, यानी कि जो दीवार होती है वो पतली होती है और इनका काम क्या होता है, जो भी वीन्स हैं वैना कावा है उनसे ये ब्लड को रिसीव करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो। जबकि जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये लोअर चैम्बर होते हैं, नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। टू इन्फीरियर चैम्बर्स, इन्फीरियर मतलब जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये दोनों इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग अलग होते हैं। जैसे ऊपर इंटर ओरिकुलर था, यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर है। और इनको क्या करना होता है, हैव टू पंप ब्लड। जो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इन्हीं भाग में होती है, दोनों नीचे वाले भागों में। और इनको जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड को अलग अलग टिश्यूज के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ पे हाई प्रेशर लगता है, इसी वजह से इनकी जो वाल है वो मोटी रहती हैं, ताकि जो ब्रस्ट ना हो ज्यादा प्रेशर की वजह से, और ज़्यादा प्रेशर है ये आसानी से जेल्स के। तो एट्रिया से मोटी वाल किनकी पाई जाती है, वेंट्रिकल्स की। लेकिन जब हम ब्लड वेसल्स में पढ़ेंगे वहां पे उल्टा हो जाता है, वहां पे जो आर्टरीज होती हैं उनकी वाल मोटी होती हैं, वेंट्री वीन्स होती हैं उनकी वाल को थिन रखा जाता है। पंपिंग एक्शन या फिर वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट काम कैसे करता है हालांकि हमने देख लिया वहां पे जो ब्लड है वो कैसे आता है और कैसे आगे बढ़ता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग अलग बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में एंटर करता है, दोनों वेना कावा के जरिए। उसके बाद जो राइट एट्रियम है उसके अंदर जो जैसे ही ब्लड आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो उनका लोअर चैम्बर है जैसे राइट वेंट्रिकल्स है उसके अंदर खुलती हैं, और राइट वेंट्रिकल उस टाइम डायलेट का मतलब रिलैक्स कर रहा होता है, उसके अंदर ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं होता ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड है वो फिल किया जा सके। इनके बीच में जो वाल्व काम करते हैं वो ट्राइकप्सिड वाल्व कहलाते हैं। और जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है तो वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए लंग्स के पास भेज दिया जाता है, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाई पल्मोनरी वीन्स। लेफ्ट एट्रियम क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा भी लंग्स से वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है। और उसके बाद इस कलेक्शन के बाद जैसे ही ब्लड कलेक्ट करती हैं तो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स हो रही होती हैं, उस टाइम उनके अंदर ज़्यादा ब्लड को फिल किया जाता है। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर उस ब्लड को फिल कर दिया जाता है, और उस टाइम एक्सपेंड कर रही होती हैं वेंट्रिकल्स, ताकि वेंट्रिकल्स में अब ज़्यादा ब्लड आ सके, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, ताकि ब्लड को इसमें ट्रांसफर किया जा सके। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड है फिर वो पंप कर दिया जाता है सर्कुलेशन के लिए पूरी बॉडी के अंदर अरोटा के जरिए। वाल्व्स क्या होते हैं, ये मस्कुलर फ्लैप, कुछ मांसपेशियों को बने हुए जो ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, जो एक बार इनके अंदर से ब्लड आगे की तरफ चला जाता है तो ये बैक फ्लो को रोकते हैं, उसी टाइम ये बंद हो जाते हैं व्हेन एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एट्रिया और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। वर्किंग हम डायग्राम से समझते हैं, और ये मूविंग डायग्राम है जिसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे ही ये सुपीरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा, जैसे इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये फिल हो जाती हैं। फिल होते ही जो ये वाल्व है
ये खुल जाता है और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो फिल हो जाता है। राइट वेंट्रिकल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो ब्लड है वो ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो इनके जरिए लंग्स के पास भेजा जाता है। और ये ब्लड का जो कलर है वो हम देख सकते हैं ब्लूइश कलर, किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे भी जो ब्लड है इनके जरिए यहाँ पे फिल किया जा रहा है, ये पल्मोनरी वीन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे यहाँ पे फिल होता है उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वो, और उस केस में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इस अरोटा के जरिए जो मेन आर्टरी होती है, बड़ी आर्टरी होती है, उसके जरिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और मेनली जो हार्ट है, रियल पिक हम यहाँ से देख सकते हैं हार्ट की, जो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, बिल्कुल रियलिस्टिक वे में हम देख सकते हैं। इंटीरियर व्यू है, हालांकि यहाँ पे ब्लड नहीं दिखाया गया है लेकिन बस जस्ट कॉन्ट्रैक्शन को ही शो किया गया है। और ये डबल सर्कुलेशन की जो हम बात कर रहे थे वो क्या होती है, जैसे लंग्स हैं, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास लेके आ जाता है, हार्ट से फिर अलग अलग टिश्यूज में लेके जा जाता है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में, फिर हार्ट से फिर वो लंग्स में। तो लंग्स से O2 लेके जाई जाती है टिश्यू के पास और टिश्यू से CO2 लेके जाई जाती है लंग्स के पास। कंप्लीट सर्कल तो इस तरीके से बनता है, लेकिन इस कंप्लीट सर्कल में, कंप्लीट सर्कुलेशन में जो हार्ट है इसमें से ब्लड है वो 2 टाइम्स पास कर रहा है। एक टाइम पे तो जब टिश्यू से वो लंग्स की तरफ जा रहा है उस टाइम पे, और एक टाइम जब लंग्स से टिश्यू की तरफ जा रहा है उस टाइम पे। तो इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो ब्लड वेसल्स देखते हैं क्या होती हैं, ये ट्यूब होती हैं या पाइप होती हैं जिसके द्वारा जो ब्लड है वो पूरे शरीर में फ्लो होता है, बहता रहता है। मेनली 3 टाइप्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, जिसमें आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज आती हैं। दीज ऑल वेसल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म वन कंटिन्यूस क्लोज्ड सिस्टम। जो ये सारी वेसल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के क्लोज्ड सिस्टम बनाती हैं, जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो ब्लड है वो इन्हीं में से पास होता है। और यहाँ से हम आर्टरीज और वीन्स का एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जो आर्टरीज आगे पढ़ेंगे भी वो थिक वाल्ड होती हैं, उनकी वाल जो मोटी होती हैं, क्योंकि जो प्रेशर है वो ज़्यादातर आर्टरीज को ही झेलना होता है। ये कैपिलरीज होती हैं जो आर्टरीज और वीन्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जैसे इनके अंदर टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई करनी होती है, नेटवर्क सा बना लेती हैं बिल्कुल फाइन ट्यूब्स का। और टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो वीन्स से लेके आती हैं, और वीन्स की जो वाल है वो थिन होती है, और यहाँ पे वाल्व भी लगे होते हैं जगह जगह पे, जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं ताकि वो एक डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ता रहे। अब यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि जो हार्ट का प्रेशर लगता है आर्टरीज के ऊपर, वो प्रेशर से ही वो कॉन्ट्रैक्शन के जरिए ही आगे के आगे बढ़ता रहता है। तो आर्टरीज एंड वीन्स है वो देखते हैं। आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वाल। जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वाल होती है वो मस्कुलर मांसपेशियों की बनी होती हैं और इलास्टिक लचीली होती हैं। टू विदस्टैंड हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एमर्जिंग फ्रॉम हार्ट। हार्ट से जो प्रेशर की वजह से जो ब्लड बाहर निकलता है उसको झेलने के लिए ही ये मोटी वाल होती है इनकी, और इनके पास वाल्व नहीं होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं आर्टरीज के, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन होते हैं वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया जाता है हार्ट से। वही द पल्मोनरी आर्टरीज, लेकिन एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से लंग्स के पास। इसी प्रकार से जो वीन्स हैं, वीन्स थिन वाल्ड होती हैं, और ये जो ब्लड है वो लो प्रेशर पे लेके जाती हैं, इनके अंदर ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं करता है। हैव वाल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के बैक फ्लो को बचाने के लिए इनके अंदर वाल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में आगे के आगे मूव करता हुआ चला जाता है। फंक्शन क्या होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो अलग अलग टिश्यू से, अलग अलग ऑर्गन से वो हार्ट के पास लेके आती हैं, और पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, बस वो हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आती हैं। डिफरेंस हम देख सकते हैं, हालांकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मेन डिफरेंस है वो कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से दूर की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड। और जो वीन्स है वो हार्ट की तरफ लेके आती हैं। रियल डेफिनेशन वीन्स और आर्टरीज की यही है। कई बार हम लिख देते हैं डेफिनेशन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये रहता है पल्मोनरी आर्टरीज। तो रियल डेफिनेशन अवे फ्रॉम द हार्ट जो लेके जाती हैं ब्लड वो आर्टरीज हैं, जबकि टुवर्ड्स द हार्ट जो ब्लड लेके जाती हैं वो वीन्स होती हैं। ब्लड
अंडर हाई प्रेशर, इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो ज़्यादा प्रेशर में फ्लो करता है, इनके अंदर लो प्रेशर में ब्लड है वो फ्लो करता है। इनमें जो थिक वाल लगी होती हैं, इनमें वाल्स थिन होती हैं, इनमें जो ब्लड है वो रुक रुक के चलता है, पल्सेस बना बना के चलता है, और जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी होती हैं आर्टरीज भी। जैसे हार्ट बीट होती है इसी तरीके से जो आर्टरीज हैं वो भी बीटिंग करती हुई चलती हैं, इसलिए उनको पल्स रेट वगैरह जो मापा जाता है वो आर्टरीज की वजह से ही मापते हैं। इनमें जो ब्लड है वो एक स्मूथ एक नॉर्मल फ्लो में चलता है। इनकी जो ल्यूमेन है वो नैरो होती है क्योंकि इनकी वाल मोटी होती है, अंदर का स्पेस कम हो जाता है, इनका ल्यूमेन ज़्यादा रहता है। इनमें कोई वाल्व नहीं होते, जबकि यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, इनका जो ब्लड है ज़्यादातर ऑक्सीजन से रिच होता है, एक को छोड़ के पल्मोनरी आर्टरीज को, जब यहाँ पे ब्लड है वो CO2 में रिच होता है, ऑक्सीजन में पुअर होता है पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के। उसके बाद कैपिलरीज हैं। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू। जैसे ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचती हैं टिश्यूज और ऑर्गन में, वहां पे छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो उन्हीं को हम कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज की जो वाल है वो 1 सेल थिक, वो एक सेल की मोटी ही होती है, सेल बहुत ही बारीक होती है। और ये जो दूसरी वेसल्स होती हैं ये मल्टी सेलुलर थिक होती हैं, जबकि 1 सेल थिक कैपिलरीज ही होती हैं। ये एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड वेसल्स आर 1 सेल थिक, तो वहाँ पे तीनों दे देंगे और वहाँ पे बताना है कि कैपिलरीज ही 1 सेल थिक होती है। इनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। फंक्शन क्या है कैपिलरीज के, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको ये इंटरसेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है जिसको लिम्फ भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, उनके अंदर जो ब्लड से बाहर ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है ताकि टिश्यूज या सेल उनको यूज कर सकें। और उसके बाद जो CO2 सेल छोड़ती हैं किसके अंदर, इसी फ्लूइड के अंदर, उस फ्लूइड से ये CO2 को अपने अंदर ले लेती हैं। इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, साथ में जो सब्सटेंस ब्लड में आए हैं, ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड यूरिया की फॉर्म में, जितने भी सब्सटेंस हैं उनको भी इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो करती हैं, मतलब सेल के अंदर भेजना है, सेल से निकालना है, वो भी यहीं पे होता है। टू अलो ल्यूकोसाइट्स टू स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरीज वाल्स बाय द मीन्स ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। इसी जगह पे जो ल्यूकोसाइट्स हैं WBC हैं वो स्क्वीज मतलब बाहर निकल के इन वाल से वो टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है, लिम्फ में चली जाती है। और वहाँ पे हम लिम्फ जब पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। और जो लिम्फोसाइट हैं इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, अमीबा जैसी शेप होती हैं, तो इनको थोड़ी सी भी जगह यदि मिल जाती हैं उसी से ये बाहर निकल जाती हैं ब्लड वेसल्स में से। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, और इसका मतलब क्या करती हैं ये, जो मटेरियल्स है ब्लड के बीच में और जो सराउंडिंग सेल्स हैं कोशिकाएं हैं उनके बीच में डिफ्यूजन के द्वारा जो भी कंपोनेंट्स है अलग अलग उनको एक्सचेंज करती हैं। और इन ये एक्सचेंज किसके माध्यम से होता है, इनकी जो 1 सेल थिक वाल होती है उनके जरिए। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्या होता है, प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल, वेसल्स में ब्लड किस प्रेशर के साथ पंप किया जा रहा है रट के द्वारा उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। या फिर जो प्रेशर ब्लड का वाल्स के ऊपर लगता है जब वो फ्लो करता है, तो ये आर्टरीज में ज्यादा होता है, वीन्स में कम होता है, क्योंकि आर्टरीज में जब कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर ज्यादातर आर्टरीज के पास ही आता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पेग्मोमैनोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम ब्लड प्रेशर मापते हैं। मेनली 2 टाइप्स का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे आर्टरीज पे कितना प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर ज़्यादा ही होता है। जब हम मापते हैं तो वो 120 मिलीमीटर मरकरी के रूप में आता है। मरकरी को टेम्परेचर मापने के लिए भी और प्रेशर मापने के लिए भी यूज किया जाता है। और एक मैनोमीटर होता है जो प्रेशर मापता है, तो उसके अंदर ये रीडिंग आती है 120 मिलीमीटर मरकरी। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर उस टाइम होता है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, और ये रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही कम होता है, और उस टाइम पे जो प्रेशर है वो घट जाता है, वो 80 मिलीमीटर 80 मिलीमीटर मरकरी है वो आ जाता है। हाइपरटेंशन क्या होती है, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, किसकी वजह से, आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स बिल्कुल फाइन ट्यूब होती हैं आर्टरीज की, उनमें कंस्ट्रिक्शन मतलब उनमें सिकुड़ने की वजह से, उनके सिकुड़ने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर हाई BP बोलते हैं।
और इसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो रप्चर वो फट सकती हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग है वो सकती है। वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब हार्ट एक बारी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तो उसको एक कार्डियक साइकिल बोला जाता है। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर हैं, उनके नाम दिए गए हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एंड एंजीना। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो हार्ट रिलेटेड या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहती हैं। एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट, जो नॉर्मली हार्ट धड़कता है 1 मिनट में, वो 70 to 72 पर मिनट से धड़कता है, लेकिन कई बार जो हार्ट रेट्स है वो इंक्रीज हो जाती हैं। किस केसेज में, यदि नॉर्मल बॉडी की बात करें तो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस टाइम, जब ज़्यादा किसी चीज़ की एक्साइटमेंट वगैरह होती है तो उस टाइम पे भी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। तो जो स्पिग्मोमैनोमीटर की बात कर रहे थे वो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसको यूज कैसे किया जाता है। जब भी ये इंस्ट्रूमेंट हमने यूज करना तो एक कफ है, एक पट्टी ही है वो बांधी जाती है, ज़्यादातर जो हैंड है उसमें यूज किया जाता है प्रारंभ में, और इसमें एक बल्ब के द्वारा एयर है इसके अंदर फिल की जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा एयर फिल करते हैं, जो कि लगभग 170-180 इसके अंदर जो वैल्यू है वो शो होनी शुरू हो जाती है। जैसे ये एक डिजिटल, ये एनालॉजिक टाइप का मैनोमीटर है, ये मरकरी मैनोमीटर है। प्रेशर ये सेम शो करते हैं, और जैसे जैसे हम इसमें एयर फिल करेंगे तो इसमें प्रेशर को हम 170-180 के पास ले जाके रोक देते हैं, और उसके बाद ये वाल्व होता है, और वाल्व से आराम आराम से हम एयर को छोड़ते रहते हैं। और जिस टाइम एयर को इसमें से छोड़ते हैं तो जैसे ही हम इसमें एक बार एयर फिल करते हैं तो आर्टरीज हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और क्लोज होने के बाद आराम आराम से जब हम इसको हवा को इसमें से निकालते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर रिलीज करते हैं तो ब्लड है वो वापस फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये फ्लो होना स्टार्ट होएगा तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप से हमको साउंड सुननी होती हैं, और जैसे जैसे हवा इसमें से निकालते रहेंगे प्रेशर घटता रहेगा, जैसे 170-180 किया था तो 160, 150, 130 इस तरीके से नीचे आता रहेगा। और उस टाइम जैसे जैसे नीचे आ रहा है हमने ध्यान से यहाँ पे आवाज़ सुननी होती है जो प्लस रेट है उसकी, और जहाँ से प्लस रेट की आवाज़ आनी स्टार्ट होती है तो वो एक सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, जो कि लगभग 120 के आसपास आनी स्टार्ट हो जाती है, 125-120 के आसपास रहती हैं। और जब वो आवाज़ आनी बंद हो जाती हैं, वो कब आती होती हैं, लगभग 90 से, जब नीचे भी हो सकता है थोड़ा 95 या 90 के आसपास ही वो, या फिर 80, खासकर 80 के आसपास ही वो बंद हो जाती हैं। तो यहीं से एक प्रेशर है जो बीपी है उसको काउंट किया जाता है, वो 120 पे आनी स्टार्ट होनी चाहिए और 80 के आसपास वो बंद हो जानी चाहिए, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। यदि इससे ऊपर वो आनी स्टार्ट होती है आवाज़ और बंद हो जाती है लगभग 90 के आसपास तो उसको हाई बीपी बोलते हैं। और यदि आवाज़ है वो 110, 110 के आसपास या फिर 100 के आसपास आनी शुरू होती है और वो 80 के आसपास या 70, 60 के आसपास बंद होती है तो वो लो बीपी का साइन होता है। उसके बाद है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड, ये भी एक तरल पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इज आल्सो इन्वॉल्वड, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ब्लड की, और इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है। बनता कैसे है ये? फॉर्म्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, जब प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाती हैं। कहाँ से? कैपिलरीज से। कैपिलरीज बिल्कुल फाइन ट्यूब होती हैं जिनसे कई बारी जो प्लाज्मा है, खासकर सेल्स का तो वैसे डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो कुछ ब्लड सेल जैसे ये WBC की बात कर रहे हैं, प्रोटीन है, छोटे प्रोटीन है, वो भी इन कैपिलरीज से आसपास की सेल के आसपास चले जाते हैं, उससे ही बनता है लिम्फ। तो सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ कैसे काम करता है? लिम्फ फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ड्रेन्स, ड्रेन्स का मतलब निकासी होना होता है वैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो ये फ्लूइड है सेलों के बीच से इकट्ठा होके वो मेन आगे लिम्फेटिक वेसल्स में जाके इकट्ठा होता है, विच फर्दर जॉइन, जो आगे जाके मिलती हैं किसमें? लार्ज लिम्फ वेसल में, जो बड़ी वेसल्स में जाके मिल जाती हैं, और लास्ट में ये किस में जाके? लार्जर वीन्स, वापस वीन्स में जाके ये खुल ओपन हो जाती हैं। द लिम्फ फ्लोज इन दीज वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग मसल्स, और जो लिम्फ है ये आगे के आगे मूव कैसे करता है? जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसकी वजह से इनको मूवमेंट मिलती है। दिस अगेन इज ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, और इसीलिए बोला जाता है फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में जो लिम्फ है, लिम्फ की भी जो
मूवमेंट है वो अच्छी बनी रहती है, जिसकी वजह से जो जर्म्स वगैरह हैं वो शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। यदि एक्सरसाइज नहीं करते तो वो इकट्ठी होते रहते हैं एक जगह पे, डिजीज का कारण बन सकते हैं। द लिम्फ वेसल ऑन द वे ड्रेन्स लिम्फ इनटू द लिम्फ नोड्स फ्रॉम वेयर फ्रेश लिम्फ चैनल्स अराइज एंड अल्टीमेटली pour lymph into the major artery or veins, arteries or veins close to their entry into the right auricles and is again in circulation। तो जो लिम्फ हैं, लिम्फ वेसल्स जो इनके रास्ते में लिम्फ आता है उसको आगे लेके चलती रहती हैं और लिम्फ नोड में जाके मिल जाती हैं, और जहाँ से जो फ्रेश लिम्फ है वो बनता है। जो ये लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे नया लिम्फ है वो बनता है कहाँ से, वो कैपिलरीज से, और लास्ट में ये जो लिम्फ बना हुआ है वो आर्टरीज और वेन्स में भेज दिया जाता है। क्लोज टू दियर एंट्री इनटू द राइट ऑरिकल्स एंड इज अगेन इन द सर्कुलेशन, और उसके बाद ये वापस सर्कुलेशन का एक भाग बन जाता है। तो ब्लड से ही निकलता है ये और लास्ट में ब्लड में जाके मिल जाता है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके? सेलुलर पार्ट, केवल इसमें ल्यूकोसाइट WBC पाई जाती है जिनको लिम्फोसाइट बोलते हैं, कोई भी RBC या ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। नॉन सेलुलर पार्ट्स में इसमें वाटर होता है, मेनली 94% वाटर होता है, जबकि कुछ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इंजाइम, एंटीबॉडीज वगैरह भी पाई जाती हैं जो कि इसका 6% बनाती हैं। तो डायग्राम से यदि हम समझें, जैसे ये रेड कलर में आर्टरीज हैं और ये आर्टरीज जब फाइन ट्यूब में बनाती हैं तो ये ब्लड कैपिलरीज कहलाती हैं, और इन ब्लड कैपिलरीज से ही कुछ जो फ्लूइड है वो आसपास की सेल में चला जाता है और वो सेल में फिर लिम्फ वेसल के अंदर चला जाता है। लिम्फ वेसल का कलर भी स्ट्रा कलर्ड होता है क्योंकि इनका कोई RBC वगैरह तो इनमें होती नहीं है, और उसके बाद जो कैपिलरीज हैं वो मिलके वापस वेन्स बना लेती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लिम्फ है, ये जो भी सेल्स, ये अलग अलग सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है वो फिल होता है और ये एंकरिंग फिलामेंट का भी काम करता है। तो एक और डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे हम जो अलग अलग जो ट्यूब्स देख रहे हैं ये बॉडी के अंदर, ये सारे लिम्फ वेसल्स होती हैं, और यहाँ पे कुछ गांठें सी बनी होती हैं, उनको लिम्फ नोड बोलते हैं। लिम्फ नोड में ही लिम्फ बनता है, जबकि लिम्फ वेसल्स हैं वो लास्ट में ब्लड वेसल्स में जाके ही मिल जाती हैं। और ये लिम्फ नोड अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होती हैं शरीर के, जिनका मेन काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करने का होता है। इन्हीं लिम्फ नोड्स में जो जर्म्स वगैरह हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर इधर उधर पड़े होते हैं, और वहीं से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोरेसिक डक्ट है, स्प्लिन है, वहाँ पे भी लिम्फ नोड हर जगह पे फैली होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो चीज़ें ब्लड से छूट जाती हैं उनको लिम्फ कवर अप करता हुआ चलता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है? न्यूट्रिटिव फंक्शन में ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है किस किस के बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में, और उन भागों में खासकर जहाँ पे ब्लड रीच नहीं कर पाता। ड्रेनेज का मतलब क्या करता है, ज़्यादातर जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी के अंदर, उसको निकालता है। कुछ मेटाबोलाइट्स हैं उनको वापस रिटर्न्स प्रोटीन टू द ब्लड, जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको वापस ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है टिश्यू स्पेस से। एब्जॉर्प्शन, फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फेटिक लैक्टिल्स लैक्टेडिन्स द इंटेस्टाइनल विलाई। जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है उसके अंदर जो फैट है उसको भी लिम्फ ही ज़्यादातर एब्जॉर्ब करता है। डिफेंस, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो कि लिम्फ के अंदर पाई जाती हैं, ये बॉडी को डिफेंड करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। और लिम्फेटिक्स आल्सो रिमूव बैक्टीरिया, और साथ में जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये बैक्टीरिया वगैरह को टिश्यू से दूर करने का काम करती हैं।